नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। अब झूठ की राजनीति का खुलासा होगा, ये हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का कहना है। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुछ इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। एक तरफ बैठक में पीएम मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव और सीएम धामी के बड़े फैसलों का जिक्र हुआ, तो दूसरी तरफ विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने पर जोर दिया गया, ताकि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में वो ना देखना पड़े जो उपचुनाव में देखा है। बीजेपी की रणनीति तो तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि जनता किसका साथ देगी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को आप हम पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर संविधान की प्रीएम्बल को बदलने का पाप किया। कभी संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, उसको बदलने का आपने काम किया। आपने संविधान की हत्या की, करीब 84 बार आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और आरक्षण खत्म करने का जो हम पे आरोप लगाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 370 के कारण कश्मीर के दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। अभी कर्नाटक के अंदर रात ही रात में मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा देकर ओबीसी के आरक्षण पे कुठारघात किया गया। रघुनाथ मिश्र आयोग के माध्यम से धर्म परिवर्तित मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण देने का षड्यंत्र रचा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद 1966 के अंदर पत्र लिखा कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3 साल के अंदर लगातार ऐसे वैभवशाली काम किए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला ये दशक जो होगा, ये वर्तमान दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री देश को 2047 से विकसित भारत बनाना चाहते हैं। वह हमारे मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड को भी मैं इस दशक के अंदर अग्रणी राज्यों में चाहता हूं। इस 3 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना और हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार चरितार्थ कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कानून जो पूरे केंद्र के लिए नजीर बन रहे हैं, समान नागरिक संहिता, सबको बराबर का हक है, नकल विरोधी कानून, आज उसके आधार पर पूरे देश में उस पर क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून, जो धर्मांतरण करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भौगोलिक दृष्टि से, और जिस प्रकार से अभी हमने जनसंख्या दिवस बनाया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। धर्मांतरण कानून से उसको रोका जाना चाहिए। दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद, 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराना लैंड जिहाद के माध्यम से, महिलाओं को 30% आरक्षण। और सही बात है सर, ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, अगर गली की, बस्ती की, मोहल्ले की, देश की अगर गति देखनी है, प्रगति देखनी है, तो महिला की उन्नति से देखी जा सकती है। जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने महिला को आरक्षण लेके आए, लेकिन उत्तराखंड ने तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का काम किया है, प्रस्तुत किया है। और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें, और इसका लाभ उत्तरी भावना को आत्मसात करते हुए हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि अभी 2 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें एक समय हमारा प्रदेश बहुत पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आया करता था। आज हम देश के पहले नंबर के राज्यों में शामिल हो गए हैं। दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे प्रयत्न जारी हैं। आप सबके सुझावों से, आप सबके समर्थन। विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों क्षेत्रों में वहां की जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया। और इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि इन्होंने जो वादे प्रदेश की और देश की जनता से किए थे, वो धरातल पे नहीं उतर पाए। इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है।
दिल्ली के अंदर आज भी किसान धरने के अंदर बैठा हुआ है। इतना बड़ा अंकिता भंडारी कांड उत्तराखंड के अंदर हुआ, हम बार बार पूछते रहे कि इस वाले कांड में वीआईपी कौन है, वो वीआईपी का आज तक नाम नहीं बता पाए। केदारनाथ में सोने की जो चोरी है उस मामले में कहते हैं सोना ही चोरी नहीं हुआ। अगर बेरोजगार युवक अगर बोलता है कि मुझको रोजगार चाहिए तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसा। ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मैटर कहना नहीं चाहिए, परंतु जोश भरने के लिए मीटिंग करने से अच्छा था कि अपने कैडर को वोट देते, टिकट देते। ये तो बीजेपी के हाईकमान कह लूँ या गौतम साहब कह दूँ या भट्ट जी कह दूँ, इन लोगों ने 2 उपचुनावों में दोनों में बीजेपी के कैडर को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाग के गए और बडाना जी कहाँ से आई आप सबको पता है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि किसी बैठक से, कार्य समिति की बैठक से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित होगा। केवल सत्ता पाना, किसी भी कीमत पर पाना उद्देश्य किसी कर्मठ और आइडियोलॉजी वाले आदमी के लिए ज़रूरी नहीं होता। आज राज्य में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, इस बात से भी बीजेपी का जो कैडर होगा, जो ज़मीनी कार्यकर्ता होगा, वो परेशान होगा। मतलब संविधान से लेकर केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल तक और 4 धाम। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यहाँ पर बैठक हुई जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भाग लिया और मंथन किया गया। जो चुनाव अभी हुए हैं, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रस्ताव लाए गए। एक प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव था, दूसरा जो सीएम धामी ने इस प्रदेश में काम किए उसे लेकर प्रस्ताव था, और तीसरा कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने का प्रस्ताव। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये इसी डिबेट में हम चर्चा करेंगे। तमाम सवाल हम लेंगे। पहले मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी ओकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, किस तरीके से आप इस बैठक को देखते हैं? जो 3 प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर क्या कहेंगे? हेलो, आपको आवाज आ रही है प्रेम पंचोली जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक संगठन कोई भी हो, वो अपने काम के और अपने चीजों को लेकर के मंथन करती है जी। और मुझे लगता है कि इस समय अगर उनकी कार्य समिति की बैठक हो रही तो लाजमी है कि वो इस बार पूरी तरह से आ रहे हैं। और जिस तरह से वो कंधा ठोक रहे थे, जो ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को था कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, तो उसके लिए वो लोग, उन्होंने अपने पार्टी स्तर पे अपना मंथन किया, अपने कामों का मंथन किया कि हम कहाँ चूक हम लोगों ने की है। पर कुल मिलाकर के ये है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के ये बात समझ में आती है कि कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वो जन विकास के मुद्दों पे हर चुनाव को लड़ती है। और आज ये स्थिति आ रखी है कि जो आदमी लगातार कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ था, वो एक रात में जो है भाजपा के रंग में रंग करके वो अपने पुराने कपड़े भी नहीं उतार पाया और सीधा चला गया है। दूसरा, जब हम मंगलोर सीट की बात करते हैं तो वहां भी वही हुआ है, कहां से उन्होंने कैंडिडेट को लाया है। तो जनता सब समझती है। ये हो सकता है कि जनता के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन जनता सब चीज जानती है और जनता ने वो जो इस बार निर्णय दिया है उसमें दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों को मंथन करना चाहिए कि चूक कहाँ पर हुई है। अच्छा हो कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपके पास क्या हथियार है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे मंथन कर रही है, कार्य समिति की बैठक हो रही है, मंथन कर रही है, तो संविधान तो उनके लिए एक हथियार है ना। संविधान को हथियार, एक माध्यम बना करके अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। अगर आप संविधान के अनुरूप कोई भी कानून, नया कानून लाते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लचीला है, उसमें सारी सुविधाएं दी गई है कि आप अगर कोई नया कानून अपने राज्य के लिए ला रहे हैं, अपने देश हित में ला रहे हैं, वो आप लाइए, लेकिन पहले उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो सरकार इस समय है, अगर वो यूसीसी का कानून ला रहे हैं तो इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। पर सवाल इस बात का है कि पब्लिक डोमेन में आज तक भाजपा का इतिहास रहा है, वो अपने संगठनों के बीच में, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है उनके बीच में लाते हैं, तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता डर के मारे उसमें यस कर देते हैं। अच्छा हो कि तमाम संगठन है उत्तराखंड में, देश भर में तमाम संगठनों के साथ बात करें। अच्छा हो कि पंचायत स्तर पे बात करें कि जो ये नया कानून ला रहे हैं, इस कानून में हमारी गलती क्या है, हम इसमें क्या सुधार ला सकते हैं, कौन सी धाराएं जोड़ सकते हैं, इन तमाम चीजों पे बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। रही संविधान की बात, संविधान में ऐसा नहीं है
हर अंतिम व्यक्ति की बात की गई कि अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, अंतिम व्यक्ति को विकास की धारा से कैसे जोड़ा जाए। उस बात पे अगर कोई राजनीतिक दल बात करता है तो वो कोई गलत नहीं, उनको करनी चाहिए, क्योंकि संविधान से बाहरी कोई बात करता है तो जनता तो समझ रही सब चीजों को लेकर के, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। संजीव वर्मा जी, करना चाहिए। संजीव वर्मा जी, इस कार्य समिति की बैठक को लेकर आप क्या कहेंगे? जो 3 प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? शॉर्ट में आपसे कमेंट चाहूंगी पहले। देवी जी, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक थी जिसमें पूरे प्रदेश भर से हमारे जितने भी कार्यकर्ता उसमें आमंत्रित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे 8 के 8 सांसद, राज्यसभा के, लोकसभा के, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आमंत्रित थे, आए थे। उनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला और जिसमें जो प्रस्ताव रखे गए, राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी हुई है और जो 1 दशक का हमारा केंद्र सरकार का कार्यकाल बेदाग रहा और विकास को समर्पित रहा। जहां आप 2014 से पहले देखते हैं तो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भ्रष्टाचार को समर्पित थी, हमारी सरकार विकास को समर्पित है। और तमाम जो केंद्र सरकार के विकास कार्य हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवा के लिए और तमाम सेक्टर में लगातार बेहतरी हुई। जो 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की थी, आज 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनी है और आने वाले मतलब बहुत निकट ही 2025 में हम जिसको 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दिशा में बहुत तेज़ी के साथ हम काम कर रहे हैं। 2040 तक हमने जिस तरह से जनसंख्या का लगातार दबाव बढ़त हो रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए 2040 में हमको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितने हमको रोजगार चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितने एयरपोर्ट चाहिए, कितने हेलीकॉप्टर, कितने एरोप्लेन, कितनी रेल और कितने अन्य मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय तक चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने लगातार बहुत तेजी के साथ काम करना आरंभ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत बेहतरी के साथ संपन्न हुआ है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम कार्य किए और एक दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए जो कहा, जो जनता के साथ वायदा किया, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम किया। जहां उन्होंने युवाओं के अंदर आत्मविश्वास का भाव जागृत करने के लिए कठोरतम नकल विरोधी कानून लाया, जिसको अक्टूबर में हम एक कानून की शक्ल में लागू करने वाले हैं। और वहीं धर्मांतरण कानून, जहां जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद और तमाम जो अवैध अतिक्रमण, उसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगाने के लिए जो एक कानून की शक्ल हम लगातार उसको दे रहे हैं। वहीं आप ये देखिएगा यहाँ पर रोजगार जनरेट हो, उसके लिए अभी जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ, 3,54,000 करोड़ का जो इन्वेस्टर समिट में जो करार हुए 71,000 अभी तक ग्राउंड हो चुका है और लगातार रोजगार बढ़ाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। यूसीसी का मैंने आपसे बताया और तमाम हर सेक्टर में हम गन्ना किसानों का जो बकाया रहता था। दिव्या जी 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। हमारी जो प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो जनता के लिए पूरी सरकार पूरी तरह से समर्पित रही है। जिस तरह से अटल आयुष्मान को देखते हैं हम, स्वास्थ्य की दिशा में इतना बेहतरी के साथ हमारी सरकार ने काम किया है, जहां 32 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने का काम किया। मैं सोचता हूं हर व्यक्ति जो आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहा था, वो आज हर व्यक्ति संतुष्ट दिखाई देता है और सरकार बहुत बेहतरी के साथ
लगातार काम कर रही है। गिरिराज किशोर जी, जो आज कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें 3 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव है कांग्रेस का पर्दाफाश, जो झूठ बोले गए हैं, संविधान खतरे में है, ऐसे तमाम झूठ जो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब बीजेपी का आरोप है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं एचएनएन के माध्यम से अभी नवनिर्वाचित हमारे दोनों जो विधायक हैं, लखपत बुटोला जी, बद्रीनाथ जी से हमारे विधायक चुन के आए हैं, साथ ही साथ जो है काजी निजामुद्दीन जो है मंगलौर से अभी चुन के हमारे आए हैं विधायक, उन दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, निश्चित रूप से बड़े जुझारू हमारे अध्यक्ष जो है करण महाराज जी, बहुत मेहनत उन्होंने की है, पूरी लीडरशिप ने हमारी मेहनत की है चुनाव में, जो टॉप लीडरशिप स्टेट की हमारी है, और निश्चित रूप से राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का और खड़गे जी का जो आशीर्वाद हम लोगों को मिला, और देवतुल्य जनता जो बद्रीनाथ जी की, बद्री विशाल की जो हम पे कृपा हुई है निश्चित रूप से इस बीच में जी, इस बात को लेके मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से उज्जवल होने वाला है। 2027 के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। 2027 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से, और आज हम लोग बड़े सहज तरीके से इस जीत को ले रहे हैं। हम लोगों में कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है पार्टी में, निश्चित रूप से दिव्यदर्शनी जी बड़ी सहजता से इसको ले रहे हैं, और निश्चित रूप से संगठन की मजबूती, एक एक कार्यकर्ता को ध्यान दिया जाएगा निश्चित रूप से, और हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे जी। अब जो बात आती है कार्य समिति पे, भाजपा की कार्य समिति जो है अभी बैठक जो चल रही है 2 दिवसीय, निश्चित रूप से दिव्यदर्शनी जी, भाजपा में जो अंदरूनी अंतर्कलह है, आप ये सोचिए, अभी एक चीज और भी है इसमें, इस बीच में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान, दिव्यदर्शनी जी, ये जो हार इनको उपचुनाव में मिली है भाजपा को, इनकी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप स्टेट की और केंद्रीय जो लीडरशिप है, निश्चित रूप से आज ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मूल में जो इनका कार्यकर्ता है उसको इन्होंने नाराज कर दिया है, पूर्ण रूप से नाराजगी लिए हुए कार्यकर्ता है, और आज जो तोड़फोड़ की राजनीति इन्होंने की है निश्चित रूप से पूरे देश भर में की है। अगर पार्लियामेंट्री अगर इलेक्शन को लेके आप चलते हैं, लेकिन स्टेट में अगर हम असेंबली इलेक्शन में लेके चलें तो अभी जो इन्होंने तोड़फोड़ की, आज जो अपनी छाती ठोकते थे इस बीच में, अपने स्टूडियो में बैठ के इनके जो प्रवक्ता लोग, जो जितने भी स्टूडियो में मुझे जहां भी डिबेट्स में मिलते थे, तो निश्चित एक बात ये रखते थे कि साहब हम लोग 14,000 और 15,000 पूरे कार्यकर्ता आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। अरे हम लोगों ने जीत दर्ज की है भाई, 2 विधानसभाएं हम लोग जीते हैं उपचुनाव में, और निश्चित रूप से दिव्यदर्शनी जी, आप ये सोचिए मेधक था, ये निश्चित रूप से जो चुनाव हम जीत के आए हैं, ये जनमानस जो उत्तराखंड का है वो छल और झूठ और छल और छद्म की राजनीति भाजपा की समझ चुका है। और निश्चित रूप से आपके सामने आपके बीच में एक बात रखना चाहूंगा कि ये लोग आज अभी भी ये संभले, आने वाले जो समय जो बच रहा है, निश्चित रूप से उस समय को सही इस्तेमाल करके, और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो पर्वतीय क्षेत्र पूरा जो विकास शून्य हो चुका है, आज विकास की तरफ भी ध्यान दें। निश्चित रूप से समय जाए ना जाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के रूप में, एक अच्छे विपक्ष के रूप में असेंबली में भी हम डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, और सरकार से ये 2 और 2.5 और 3 वर्ष जो बच रहा है अभी, निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से हम लोग विकास की तरफ इस उत्तराखंड को लेके जाएंगे। दीपक रावत जी, आप क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? देखिए, इस तरह की पराजय के बाद या चुनाव के बाद अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी कार्य समिति का आयोजन करती है तो उसमें निश्चित रूप से आत्ममंथन का एक दौर होता है, और उस आत्ममंथन का ही ये दौर है जिसमें चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, और उसी स्वरूप ये 2 जो बातें बाहर आई हैं। लेकिन बहुत विरोधाभास है जो उत्तराखंड में मंथन का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से, आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि अति आत्मविश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा है यूपी में। और अगर इसको मैं मान लूं, संपूर्ण जितने भी उपचुनाव हुए हैं या 2022 के जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें अगर मैं मानूं तो कहीं ना कहीं पर ये बात सत्य होती है कि अति आत्मविश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का था, उनके नेताओं का था, उनके कार्यकर्ताओं का था, वो उन्हें कहीं ना कहीं पर उनको नुकसान हो गया। लेकिन
जस्ट इसके उलट जब हम उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड की इनकी कार्य समिति की आज प्रथम दिन की बैठक है, और उसमें जो बातें बाहर आ रही हैं उसमें जिस तरीके से ये किसी एक अपने विपक्ष पार्टी को टारगेट करके या चिन्हित करके बातें कह रहे हैं, ये अभी भी ये मंथन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की बातें आप लोग करते आए हैं, आपके नेता करते आए हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो करते आए हैं, उसका जो प्रभाव है वो जनता में नहीं पड़ रहा है। जिस तरह की बातें आपके नेता करते आए हैं उसका दुष्प्रभाव पड़ा है, और वही कारण है कि जो सीटें उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल है उसको जीतनी चाहिए वो हार गई हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए, आप ही के चैनल में मैं पहले ही बोल चुका था, जब ये चुनाव हो रहे थे उससे पहले मैं कह चुका था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की रणनीति इस प्रदेश में ला रही है, जिस तरह की राजनीति इस प्रदेश को में पोषित कर रही है, तोड़ फोड़ की राजनीति, घृणा की राजनीति, उसको कहीं ना कहीं पर यहाँ की जनता का विरोध झेलना पड़ेगा, और वही हुआ। आप ही के चैनल में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीटें हार रही है। जब इस चुनाव की शुरुआती थी लोगों ने नॉमिनेशन किया था, लेकिन जिस तरीके का जो जनमानस के अंदर जो उनका भाव था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो अति आत्मविश्वास के साथ लबरेज थी, वो अति आत्मविश्वास का जो चश्मा था उसमें लबरेज थी, वो नहीं पढ़ पाई। लेकिन विपक्ष में रहते हुए, नगण्य रहते हुए, ये यूकेडी है, हमें समझ में आ गया था कि इस तरह की जो राजनीति है जो प्रदेश में थोपी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसे जनता नकारेगी। और आप ही के इस मंच में मैंने कहा था कि ये दोनों ही सीटें हार रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या में आ रहे हैं बद्रीनाथ में हारेंगे, और देखिए वही हुआ। और ये इसको हराने के लिए विपक्ष इतना वो नहीं है, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बड़पोलापन और जो इनकी राजनीति जो इस प्रदेश में ये थोपना चाह रहे थे वो ज्यादा जिम्मेदार है, और उसी का परिणाम है कि आज की डेट में दोनों के दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और इससे भी ज्यादा देखिए, आप ही के मंच में जितने भी इनके प्रवक्ता थे वो कहते थे कि यूकेडी नगण्य है, यूकेडी तो है ही नहीं, यूकेडी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। और विडंबना देखिए कि आज जब इनके प्रदेश अध्यक्ष से बाइट ली गई मीडिया द्वारा, तो उनका कहना है कि कांग्रेस जीती नहीं है, उनको जिताया गया है, और इसमें मुख्य रोल यूकेडी और वामपंथी दोनों ने निभाया है। तो आप बताइए कि ये बात इनको माननी पड़ेगी कि विपक्ष चाहे नगण्य हो या किसी भी रूप में हो, यदि वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो सत्ताधारी पक्ष कितना भी मजबूत हो उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। और यही इन दोनों उपचुनाव में, चाहे वो मंगलौर का हो और चाहे वो बद्रीनाथ का हो, दोनों में हो। और जिस तरह की परिस्थितियां आपके इसमें मंच में बोल रहा हूं, जिस तरह की परिस्थितियां इस प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो ये भी संभव है कि केदारनाथ सीट भी आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अवश्य हारेगी। और उसका कारण भी विपक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के काम है। जिस तरीके से इन्होंने बोराड़ी में हरियाणा के बोराड़ी में केदारनाथ के मंदिर का शिलान्यास स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, इससे बड़ी विडंबना इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। मैं ये मान ही नहीं सकता कि जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ यूकेडी का प्रवक्ता, और मुझे ये बात चुभ रही है कि ऐसा कैसे संभव है कि बद्रीनाथ के मंदिर का केदारनाथ के मंदिर का एक प्रतीकात्मक स्वरूप कहीं और उसका शिलान्यास किया सकता है। जब मुझे बुरा लग सकता है तो स्वयं मेरे मुख्यमंत्री को बुरा क्यों नहीं लगा? जी बद्रीनाथ इस बात का और भारतीय जनता पार्टी का कहना 2015 में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना भी बॉम्बे में हुई थी, आपको जानकारी है? हो गया, अब बताता हूं आपको। 2015 में आऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। मैं प्लीज मैं अभी मेरे को यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। लगातार हम बैठक हो रही है, मंथन किया जा रहा है, 3 प्रस्ताव यहाँ पर लाए गए हैं। एक प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव, दूसरा सीएम धामी के जो किए हुए काम हैं उनको लेकर प्रस्ताव, और तीसरा कांग्रेस की पोल खोल यानी कि कांग्रेस का पर्दाफाश करने का जो प्रस्ताव है वो इस कार्य समिति की बैठक में लाया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आऊंगी। ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है प्रदेश में, हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का था, उसके बाद ये लग रहा था उपचुनाव में जो है वही बात रहेगी कि सत्ताधारी पार्टी है जीत जाएगी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मिथक तोड़ा है। तो क्या इसका कोई फर्क बीजेपी पर पड़ा है? हालांकि वो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बीजेपी पे फर्क पड़ा है, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्य समिति की बैठक बुलाई है। लेकिन जिस तरह से प्रतिपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है कि इनको दिक्कत हुई है, ये हुआ सो हुआ, अच्छा होता है कि प्रदेश में क्या समस्याएं हैं
देखो प्रदेश में इस बार बहुत दो समस्याएं बहुत उभर करके आई है। एक तो पूरे प्रदेश के जंगल खत्म हुए हैं, दूसरा इस प्रदेश में जितनी तेजी से आग लगी है उससे 10 गुना पानी की समस्या हुई है गांव में। क्या विपक्ष ने कभी इन मुद्दों पे आवाज उठाई है? हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो उनको तो विश्लेषण करना है, मंथन करना है उनकी चूक कहाँ पर हुई है। लेकिन प्रतिपक्ष का काम ये बनता है कि वे प्रदेश में दो तरह के संकट हैं कि पूरे जंगल जल गए, ऐसे नहीं जलते जंगल जिस तरह से आग इस बार लगी है। और जहां जहां अति आग लगी है, आप देखो कि बद्रीनाथ में जो बद्रीनाथ रोड पे जो इस समय भूस्खलन हुआ वो उसी जंगल में हुआ जिस जंगल में बहुत डेंस फॉरेस्ट था और बहुत खतरनाक ढंग से आग वहां पे लगाई गई है। तो ये आग ऐसे नहीं कि ये किसी व्यक्ति ने ऐसे अचानक लग गई है जैसे लगती है, ये एक साजिश है। इस साजिश का पता लगाना पड़ेगा और इसको पता लगाने में राजनीतिक दलों का काम है। मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक दलों को अपने दलगत जो उनके स्थान है उससे उभर करके जनता के सामने आना चाहिए कि पब्लिक की डिमांड क्या है। इस बार उत्तराखंड में आग का सवाल अलग है, पानी का सवाल अलग है और दूसरा रोजगार का सवाल अलग है। आप देखो कि पिछले दरवाजों से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने प्रोजेक्ट है, उतने प्रोजेक्टों में पिछले दरवाजे से सीधी भर्ती की जा रही है जो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी पता नहीं है। तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अगर हमारे जो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि गलत कर रहे हैं तो हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सही सवाल और सही जवाब जनता के सामने क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर इस बार के उपचुनाव में जनता ने कोई निर्णय लिया है तो उसकी वाहवाही दूसरे राजनीतिक दल न उठाएं। जनता को ये गुस्सा है कि भाई अभी तुम इधर हैं, कल सुबह तुम उधर हैं, ये क्या है? जनता ने एक सबक उनको सिखाया, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि आप जिस जगह पे उस जगह पे रहिए, हम गलत फहम नहीं करेंगे। ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं कि अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। इस बार न तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, न कांग्रेस हारी है, न कांग्रेस जीती है, न भारतीय जनता पार्टी हारी है। इस बार जनता ने एक डेमो दिखाया कि जो तुम गलती करते हो उसका हश्र ऐसा होगा, है ना। और जनता को ये गुस्सा है कि उत्तराखंड के जंगल ऐसे कैसे जल गए भाई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आक्रोश जनता में है। ठीक है संजीव वर्मा, आक्रोश उसका नहीं कि इसने पाला बदला। पाला तो जब से इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बने उसके चौथे साल पाला बदलना शुरू कर दिया था लोगों ने, इसमें इतिहास है। लेकिन जनता को ये गुस्सा है कि इतने जंगल कैसे जल गए। मूलभूत सुविधाओं को लेकर गुस्सा है। हाँ, चुनाव इसलिए लोगों ने विरोध भी किया, कई गांव के लोगों ने विरोध किया कि हम वोट नहीं देंगे। उनके गांव में जब 70 साल के बाद भी सड़क नहीं जा पा रही है, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप रज्जू मार्ग नहीं बना पा रहे हैं, आप टैक्सी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं, आप छोटी सड़क नहीं बना पा रहे हैं, एक लॉलीपॉप दिखाने जा रहे हैं, तो सवाल किस बात का उठा रहे हैं आप? ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव में जीत की, आपने कहा मिथक टूटा, 5 लोकसभा सीट जीती। इस बार कांग्रेस ने भी मिथक तोड़ा है और गलतियां कहीं ना कहीं रही हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात है। लोकसभा चुनाव राष्ट्र का चुनाव है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन वहीं जब प्रदेश स्तर के मुद्दों पर आते तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है और मूलभूत सुविधाएं जिसे लेकर आप लोग दावे करते हैं, पानी को लेकर, सड़क को लेकर, हमारे चैनल पे कई प्रोग्राम चले जिसमें अभी भी हम दिखा रहे हैं कि लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्या जी देखिए, 102 साल के बाद इस बार इतनी प्रचंड गर्मी हुई और ये नहीं कि केवल उत्तराखंड में बल्कि देश भर में, और ये एक प्राकृतिक इसका एक रीजन था कि 102 साल के बाद सूर्य पृथ्वी के इतने करीब आता है और अब ये जो साइकिल था ये मतलब 1 सदी के बाद दोबारा इस तरह की घटना होगी, मतलब इतनी गर्मी बढ़ेगी। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से हम लोग पर्यावरण के साथ एक खिलवाड़ करते हैं, मतलब मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, हम लोग जिस तरह से पेड़ काटना और जंगलों के प्रति हम एक तरह से बड़े लापरवाह से हो गए हैं। मतलब सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये मैं आम व्यक्ति की भी बात कर रहा हूँ। हम सबका भी एक जो नैतिक कर्तव्य है कि अपने जो जंगल हैं, जो पर्यावरण है, उनका संरक्षण करें, उनको बचाएं। और जिस तरह से पानी के स्रोत इस गर्मी में बहुत ज़्यादा सूखे हैं,
लेकिन सरकार उसके बाद भी अभी जैसे बरसात का मौसम ही चालू हुआ है तो काफ़ी सारे वाटर रिसोर्सेज एक तरह से रिचार्ज होंगे और वाटर संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए जो सरकार लगातार काम कर रही है। हर घर नल की जो हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है तो और मैं सोचता हूँ उसके माध्यम से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सरकार लगातार कर रही है। मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको देती हूँ। बड़कोट है, बड़कोट 6 जून से वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद आंदोलन तेज हुआ, संत समाज के लोगों ने भूख हड़ताल तक की। वहाँ पर संत हैं, उन्होंने भी भूख हड़ताल करी। सीएम पोर्टल तक ये बात गई है, अधिकारियों को कह दिया गया है बिस्लरी की बॉटल्स तक खत्म हो जाती है, ये तब बात कही गई है। आखिर में भगवान का सहारा लोगों ने लिया कि अब हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसे आप क्या कहेंगे? ये आप एक प्राकृतिक आपदा कहेंगे, एक ऐसे प्रदेश में जो प्रकृति से भरपूर है, ये प्रकृति का स्रोत है, हिमालय क्षेत्र है, वहां पर अगर ऐसा होगा तो फिर पूरे देश की क्या बात करें? दिव्या जी देखिए, मैंने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही इस बात का उल्लेख किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज थे हमारे वो काफ़ी हद तक सूखे हैं और उसकी वजह से कुछ जगहों में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। लेकिन सरकार कहीं टैंकरों से सप्लाई करके, कहीं अन्य स्रोतों से सप्लाई करके ताकि जनता को राहत पहुंचाई जा सके और उसका एक स्थायी समाधान, स्थायी हल निकालने की दिशा में सरकार ने कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जहां पर भी किसी भी प्रकार की जल से संबंधित, बिजली से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या शिकायत आती है उसको इंस्टेंटली दूर किया जाए। और मैं सोचता हूँ सरकार अपना काम कर रही है और इस तरह की कोई वाली बात नहीं। अभी आप कार्य समिति की बात कर रहे थे तो जो एक प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लगातार झूठ बोलने का और ये एक नैरेटिव बनाने का जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में दिव्या जी आप भी जानती हैं, देखिए कक्षा में जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं अब तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा हाई हो गया, अब तो 40 नंबर होने लगे पास होने के लिए। पहले 33 अंक में पास होते थे और 33 अंक से कम जिसके आते थे वो फेल ही होता था, फेल ही माना जाता था। तो कांग्रेस पार्टी 543 में से 99 अंक पाकर 26.83 अंक पाई है, यानी कि अभी भी फेल है। और हारने के बाद भी 10 साल के ये उपचुनाव उत्तराखंड में हार चुके हैं। 10 साल के बाद 42 मिले थे, उसके बाद के बाद भी इनका अहंकार और योग कर दें, इनका अहंकार और घमंड छूट गए, वो अभी भी 242 अकेले हैं। अगर आप गौर से इसको समझें, अगर इसको गौर से समझें गिरिराज जी, अगर आप इसे गौर से समझें, एक मिनट शक्ति पॉजिटिव लीजिए ना गिरिराज जी, आप ये देखिए इसे पॉजिटिवली लिया जा सकता है कि इसे पॉजिटिव इसलिए लिया जा सकता है। संजीव जी देने का काम आप समझ नहीं रहे, संजीव जी क्या कह रहे हैं? आपके राहुल गांधी उन्हें कहीं दिखाई देंगे नायडू एक तरफ ना जाने वो जनता आपका क्या हल करेगी। राहुल गांधी तो अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए। लेकिन उसके बाद भी आप अहंकारी हैं। नहीं गिरिराज जी आप उनके स्टेटमेंट के पीछे का मैसेज नहीं समझे। आप दोनों रुक जाइए, कृपा भी खत्म हो चुकी है आपके ऊपर। आपको ये मानना पड़ेगा सर, आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी कांग्रेस ने मिथक तोड़ा है, कांग्रेस ने मिथक तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आती थी, आज हम मात्र 441। अरे संजीव जी गुंडागर्दी करके ठीक है 421 वोट से और देखिए परिणाम आप बार-बार बता रहे हैं कि बड़े हैं। जब हारे हैं सारी जनता 421 हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा षड्यंत्र करा पोलिंग के दौरान इन्होंने जो जबरदस्त वहां पर अफवाह फैलाई
मारपीट की घटनाओं की गोली चलने सर, वीडियोस आए हैं हमारे पास। आपकी पार्टी के जो सर अफवाह नहीं थी। एक मिनट रुक जाइए गिरिराज रुक जाइए ज्यादा मिले गिरिराज जी, जनता ने प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। आप लोग डिबेट को ऐसे ही नहीं करते। पहली बार मंगलौर में संजीव जी ये नहीं कह सकते कि अफवाह फैलाई गई है सर। हमने आपने झूठ का नैरेटिव मीडिया जो रिपोर्ट्स में लोकसभा आप के देख चुनाव सकते से हैं। लगातार आप लोग फैला रहे थे। आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे संजीव जी। संजीव जी आपने वीडियो हिंदू को गाली देना, हिंदू को गाली देना, सनातन को गाली देना, सनातन हार चुके हो, सनातन हिंसक है, सनातन कॉकरोच है, सनातन मलेरिया है, सनातन मलेरिया है। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? आप अगर बोल रहे हैं अफवाह है, दिव्या जी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रुक जाइए अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। संजीव जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आप अगर बोल रहे हैं कोई चीज आप एक तरफा मत बोलिए ना, मुस्लिम आप एक महिलाओं तरफा को मत भी बोलिए। संजीव जी आपने तलाक के बाद हर्जाना देना होगा। रुक जाइए सर, रुक जाइए एक मिनट। संजीव जी मैं बात क्लियर कर दूं। आपने कहा मंगलौर कांग्रेस में पार्टी ने अफवाह उसका फैलाई विरोध गई। किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध संजीव किया। जी, रुक यानी जाइए आप सर, रुक मातृशक्ति के विरोधी हैं, एक मिनट सर, यानी रुक आप जाइए। मातृशक्ति के रुक विरोधी जाइए हैं। सर, रुक आप जाइए। 3 आपने तलाक का मंगलौर, विरोध करते अरे सर हैं। मुझे तो आप बोल लेने दीजिए। मेरा आप कार्यक्रम में मैं बोल रही हूँ। स्टूडियो में भाजपा की आपने बोला, एक मिनट, आपने बोला कि मंगलौर में अफवाह फैलाई गई। सर आप देख लीजिए वीडियोस पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिखाए गए हैं। पथराव हुआ है, मारपीट हुई है, इस चीज को डिनाई नहीं किए जा सकते। वीडियो प्रूफ है। और हरियाणा के सर गुंडे क्या बात कर रहे हैं सर? प्रताप सिंह भड़ाना के गुंडों ने सारा सब कुछ किया हुआ था। सर कांग्रेस की तरफ से सारे शुरुआत- विजुअल्स हैं उसके। अरे सही कांग्रेस बात की है। तरफ से शुरुआत सही है, हुई। कांग्रेस हार जाए तो अपनी ईवीएम में ठीक रहा, अपनी बीजेपी हार जाए तो बवाल कांग्रेस ने किया। ठीक है, अपनी कोई बात खीर बटा रहे नहीं। हो आप। गिरिराज किशोर जी ठीक है, वो सवाल जो बीजेपी अपनी बात कहती रहेगी वो हर चीज पॉजिटिव पे लेती है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार था, वक्त था जब वो कह रहे थे कांग्रेस खत्म हो गई, उसने आपको मोटिवेट किया, आप 99 पे पहुंच गए, तो शायद आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। इसे एक पॉजिटिव सेंस में भी लेना चाहिए। लेकिन जो प्रेम पंचोली जी ने कहा कि विपक्ष का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ये मुद्दे उठाएं। मैं अभी पंचोली जी की ही बात पे शुरुआत कर रहा हूँ। वही मैं सोच के बैठा हुआ था कि पंचोली जी ने जो अभी डिस्कस किया है उसका जवाब निश्चित रूप से, अगर उन्होंने विपक्ष को अगर आगाह किया है, विपक्ष को अलर्ट रहने के लिए बोला है, तो निश्चित रूप से वनाग्नि की अगर उन्होंने बात रखी है, जो धधकते हुए जंगल थे कुछ समय पूर्व तक, करोड़ों उसमें पेड़ जल गए हैं, और भाजपा को जो जवाब था उस बीच में, और पंचोली साहब हम लोग निश्चित रूप से, मैं तो ग्राउंड जीरो पे भी गया हूँ। 2 विधानसभाएं यार ऐसी अपने हैं मोहल्ले से तो बाहर निकलते नहीं, जिनको आप मैंने छुआ है। चौबट मोहल्ले से तो बाहर निकलते नहीं। अरे सुनिएगा, अब अपने आप मोहल्ले यही से के तो जो बाहर एंकर है, निकलते सुनो, नहीं। आप यही- मोहल्ले अरे वाले आप बोलते यही रहते बोलने वाले हैं, लोग अपने मोहल्ले में प्लीज, घूमते प्लीज, रहते हैं। प्लीज, सुनो, प्लीज, और जवाब यहाँ दो। यही तो बीच में बोलने की यहाँ आदत झूठ है बोलते हो, आपको। यहाँ आगे मैं झूठ फैक्ट्स बोलते रख रहा हो, हूँ। यहाँ के झूठ अरे बोलते हो। आप सच्चाई नहीं सुन सकते हो। अरे हम मोहल्ले से सुन बाहर लो जाते आप। नहीं हो, इसी वजह से हार रहे हैं। मोहल्ले से बाहर जाते नहीं इसीलिए और बाय इलेक्शन कहते हार गए। हैं, सुनिए संजीव जी, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे क्यों ठीक है, झूठ ठीक है, क्यों ठीक है, बोलते हो? ठीक है। जब मैं 2 विधानसभा क्षेत्रों में गया, सुनिएगा, आप मैं राहुल चौबट गांधी विधानसभा झूठ बोलते क्षेत्र हैं, में आप भी भी गया। झूठ बोलते हैं। आज दिव्य दर्शनी जी, झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ आपकी पार्टी बोलती है। सुनिए, उस झूठ और छल और छद्म की वजह से हार गए बाय इलेक्शन भाई। अभी भी अपने अहंकार को, गुरूर को अब खत्म करो भाई। अरे हारते हारते बचे हो, हारते बचे हो। अरे जीते भारतीय हैं जनता एक पार्टी- वोट से भी, जब सुनिए भारतीय लोकतांत्रिक जनता प्रणाली में पार्टी मंगलोर, एक वोट से भी अगर किसी मंगलोर कैंडिडेट में की 400 जीत होती है, है, 421 तो वो सर्वमान्य वोट होती है। सुनिएगा, तीसरे नंबर सुनो, पे हमारा ग्राफ कहां सुनने पे की आदत डालो, सुनने की क्षमता रखो। वोट की हाइक हुई है वर्मा हमारी। जी, ठीक है, आप अपनी 3% बात वोट करिए सर, अधिक प्लीज। मिला है, आप आपको अपनी बात जानकारी पूरी होनी करिए सर, चाहिए। आगे भी मैं जब विधानसभा क्षेत्रों की बात आई, ये एसी में बैठने वाले लोग क्या बात करेंगे दिव्य दर्शनी जी? अरे मोहल्ले से आप आज बाहर सुन- निकलते ही अरे नहीं हो सुन यार। लीजिएगा, अरे सर सुन बात लीजिएगा। कंप्लीट करिए प्लीज जी। सुनो, सच सुनने की आदत डालो, और मेरे पास तो विजुअल्स है, मेरे पास प्रमाण है। मैं जब चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र, जो सतपाल महाराज जहां रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पर्यटन मंत्री, उस विधानसभा क्षेत्र में जब जंगल धधक रहे थे, मैंने बताया था पंचोली साहब को भी, शायद उनको ध्यान नहीं होगा, होना चाहिए उनको ध्यान। मैंने ग्राउंड जीरो से यहां रवि जी को मैंने टेलीफोन करके, टेलीफोनिक में उनसे जुड़ा, उनको विजुअल्स मैंने भेजे वहां के कि ये स्थितियां हैं। वहां के ग्रामीण मेरे सामने थे, पानी की वहां पे किल्लत थी पूरी, गौशालाएं लोगों की जल गई, जो है पशु, निश्चित रूप से उनकी जो पशुधन जो होता है वो जल गया। लोगों को बचाने का कार्य, जो वृद्ध जो घरों में होते हैं उनको बचाने का कार्य उनके बच्चे कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी, इतनी दयनीय स्थिति थी। पर्वतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं भाजपा के सामने, इसी वजह से करता हूं। और आज पंचोली साहब, वाटर हार्वेस्टिंग की भी मैं डिस्कशन में, जब भी यहाँ पे
हमारा डिस्कशन होता है, किसी भी डिबेट में मैं कहता हूं कि आप हाइजीन करिए, प्रदेश के जो सुदूर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव है उनको हाइजीन करो, उनको विलेज टूरिज्म निश्चित रूप से, वहां जो मास रह रहा है सुनिएगा, वो निश्चित रूप से रोजगार भी उनको मिलेगा। दूसरी बात, मैं हॉर्टिकल्चर की, फिशरी की, मैं फ्लोरिकल्चर की हर बात में रखता हूं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात मैं पंचौली साहब हमेशा करता हूं, और हमने एग्जाम्पल पेश किया, हमारे तो गांव में वाटर हार्वेस्टिंग, हमने टैंक बनाए हैं, हम पानी को इकट्ठा करते हैं सिंचाई के लिए। दिव्यदर्शनी जी, दूसरी बात मैं एक रखना चाहूंगा, अभी बात रखी थी इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता महोदय, निश्चित रूप से आज मैं ये बात कहने में कहीं मुझे गुरेज नहीं है दिव्यदर्शनी जी, आज झूठों की सभा हो रही है, जितने भी झूठ हैं इस प्रदेश के, झूठे जो लोग हैं, निश्चित रूप से एक पार्टी विशेष से जो आते हैं भाजपा से, उनकी कार्य समिति की बैठक चल रही है निश्चित रूप से, और ये लोग कांग्रेस पार्टी के लिए अभी अरे झूठे तो सबसे बड़े आप हो यार, सुनिएगा, तीन लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अरे संजीव वर्मा जी बोल के कुछ नहीं होता है, जनता ने अस्वीकार किया आपको, जनता ने अस्वीकार किया, संविधान की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले, लोकतंत्र के हत्यारे जिस बात की बात, एक बात में ऐसी बातें करेंगे, अगर आप बोलोगे क्या संविधान की बात करोगे, अरे आप संविधान की बात करोगे क्या, संविधान की हत्या की क्षमता रखो, संविधान के हत्यारे तो आप, इनको संविधान के मुझसे आप संविधान के ऊपर बोलना तो आपकी नैतिकता, इसीलिए मैं बोलती हूं, प्लीज आप लोग बहस में, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। तीन प्रस्ताव में एक प्रस्ताव आपने बोला अभी कि ये कांग्रेस का झूठ सामने लाएंगे। आप अभी प्रवक्ता महोदय एक बात कह रहे थे कि साहब भ्रष्टाचार व्याप्त था इनके कार्यकाल में, सुनिएगा, राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया चलता है दिल्ली से 15 पैसे और 85% करोड़ रुपए भ्रष्टाचार कांग्रेस की जाती है। देहरादून में अपनी सरकार के लिए मेरे भाई, अपनी उस समय उन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के लिए बोले कि कांग्रेस माँ बेटे दोनों मालूम नहीं है क्या? अरे मालूम नहीं है क्या? अरे सुनो संजीव जी, 2007 के बीच घोटाले गिनवाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसके बाद भाजपा के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। 2 लाख ने रोजगार के सुनो, अरे संजीव जी अपनी सुनो, हम लोगों ने सुना, अरे भैया दिखाई अरे संजीव जी समय क्या था, अरे मुझसे पैसे ले लो, इस चश्मा बोले मेरी बात को समाप्त होने पैसे ले लो, मेरा एक सेंटेंस आदत डालो, आपके विकास देखने की आदत डालो, आपको हम लोग सच्चाई रखते रहेंगे, सुनिएगा, उनकी बात पूरी हो, आपको विकास दिखाई नहीं देता, 2007 के बीच में मेरे भाई विकास दिखाई नहीं देता, ठीक है सर, अपनी आंखों का इलाज, 2007 के बीच में शिक्षा अपनी आंखों का इलाज जो हम उस समय आपको बेहतर रोड दिखाई नहीं देते, में जो है आपको चुप करिए, एक्सप्रेस हाईवे दिखाई नहीं देता, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है, सुनो बताइए तो, डालो संजीव जी, अरे दिखाई देता नहीं, सुनो मेरा, 2007 के बीच में आप लोग दूसरों की बात पूरी नहीं होने देते, इसलिए आरोप करते हैं। 2002 और 2007 के बीच में प्लीज जल्दी शिक्षा मंत्रालय जो था नरेंद्र सिंह भंडारी जी के पास था, 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। आज इनको आंख खोलने की जरूरत है, अपने शासनकाल में कितने शिक्षकों को अभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खड़ी हैं, हजारों लाखों लोग रोजगार प्राप्त है, बहुत जल्दी ठीक है, अरे जानकारी होनी चाहिए आपकी सरकार पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जानकारी होनी चाहिए आपको, पहले अपने आप को अपडेट करके आइए, अपडेट करके आइए श्रीमान, आपको जब किसी बात का पता नहीं होता है फिर झूठी जानना चाहता है, आप बीच में से कूद अरे नकारात्मक
दिव्यदर्शनी आप जी, झूठ बोलते हैं, सर जी, झूठ जी, बोलोगे, प्लीज सर, मेरे पास कब समय तक की झूठ कमी है। बोलोगे बताओ सर ना। प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसीलिए विपक्ष कभी आप तो लोगों सच पे भी आरोप बोला लगाते करो। हैं, इसीलिए विपक्ष आप लोगों पे आरोप लगाता है क्योंकि आप अपनी बात बोलकर जो है दूसरों की सुनते नहीं है और उनको बात पूरी नहीं करने देते, शायद इसीलिए विपक्ष आप लोगों पे दिव्या आरोप जी लगाता है। दिव्यदर्शनी जी, झूठ बोल रहे हैं, तो मैं क्या वो- बोलूं? नहीं तो फिर ये आप- लगातार तो- नकारात्मक बात वो बोल रहे हैं, आपके- झूठ बोल रहे हैं। जब वो आप लोगों झूठे पे हो आरोप करते हैं, आप कहते हैं हमारे बीच में अरे मत बोलिए। आपको इस बाय इलेक्शन में दीपक आईना रावत जी, दिखाने का दीपक क्या रावत जी, दिव्यदर्शनी जी, दीपक रावत जी, ये जो पूरा सिनेरियो दिव्यदर्शनी जी, जिसकी भी चाहे- बात सुनती हो, एक मिनट। चाहे उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हो, उसके जो परिणाम आए हो, और चाहे उत्तराखंड की कार्य समिति उसका जो परिणाम हो, दोनों ही कार्य समिति में एक चीज कॉमन थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बोली कि एक नैरेटिव सेट किया गया, वो नैरेटिव सेट था संविधान वाला। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो संविधान वाला जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव विपक्ष ने नहीं खड़ा करा। ये मेरठ के जो इनके सांसद है अरुण गोविल, जिस दिन वो अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, उस नॉमिनेशन भरने के बाद या पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, वो दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, 400 से ज्यादा सीटों को जिताइए, क्योंकि हमने बदलाव करने हैं, हमने संविधान को बदलना है। ये शब्द जो संविधान वाला है, ये विपक्ष के किसी नेता द्वारा नहीं आया है, ये सत्ता पक्ष द्वारा जो वर्तमान में थी उस समय, उसके द्वारा ही उनके जो सांसद थे, जो उस टाइम आज के वर्तमान में सांसद हैं, उस टाइम वहां के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये बोला, और उसी का ये परिणाम है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष ने एक नैरेटिव फैलाया, नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी ने भी फैलाया। भारतीय जनता पार्टी चाहते कि नैरेटिव फैले भ्रष्टाचार बरसे भारतीय जनता पार्टी, नैरेटिव तो ये भी था कि एक तरफ पूरे विकास और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तमाम कोशिशों के पिछले एक साल से कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करी थी, वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही थी। और आपके तमाम चैनल में मैंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक नैरेटिव सेट हो, लेकिन जो नैरेटिव सेट हुआ वो हुआ कि संविधान, ये संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। इसी नैरेटिव को विपक्ष ने ग्रहण किया और पूरे 2024 के इलेक्शन से लेकर अब तक लगातार आप देखिए, दोनों कार्य समिति में ये एक ही बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे विरोध एक नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव विपक्ष ने गठित किया और जिसका वो प्रचार करा। ये गठित विपक्ष ने स्वयं नहीं किया है, ये स्वयं सत्ता पक्ष ने अति आत्मविश्वास से विपक्ष को दिया है। और विपक्ष ने जब इसको ग्रहण किया, इसको जनता के सामने लाए अपने हिसाब से, तो उसका परिणाम यह है कि जो बहुमत की सरकार है वो अल्पमत में आ गई और डबल इंजन की सरकार, 2 बार रिकॉर्ड तरीके से जीतने वाली उत्तराखंड में सरकार 2 उपचुनाव हार जाती है। ये उसका परिणाम है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की जीत हो या फिर उपचुनाव में जो हार हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे जिनका जिक्र किया जा रहा है। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये आगामी चुनाव, क्योंकि यहाँ पर पंचायत स्तर के चुनाव हैं, निकाय चुनाव है, अब देखना ही होगा तैयारी किसकी कितनी होती है, जनता किसका साथ देती है।